नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था इसी पर निर्भर करती है। हर देश की आर्थिक व्यवस्था डिपेंड करती है कि वहाँ पे जितने भी लोग हो वे रोज़गार युक्त हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर किसी जॉब में हो। जो भी उनकी योग्यता है उसके अनुसार उन्हें काम मिल गया हो। आज हमारे स्टूडियो में 3 गेस्ट हैं जो इसी विषय पर चर्चा करेंगे। विविध फाउंडेशन से शशि झा, ग्रामोदय फाउंडेशन से संजीव तिवारी और धीरज कुमार झा जो कि एक स्टूडेंट हैं और बीटेक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं उनके व्यूज़, उनको क्या समस्याएं आ रही हैं और वे क्या समझते हैं कि इस समस्या का आखिर हल क्या है। कहाँ तक एजुकेशन प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ समस्याएं हैं या हम खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। आइए जानते हैं। जी। तो मुझे लगता है इस तरह से अगर हर व्यक्ति क्लास से पहले निकलना चाहिए कि हाँ हमें अपने बच्चों को इस लाइन पे जाना है। अगर नौकरी नहीं मिली, मुझे तो लगता है नौकरी ध्यान में रखना ही नहीं चाहिए इंसान को कि हमें नौकरी करना है। क्या अच्छा कर सकते हैं, समाज को क्या अच्छा दे सकते हैं और देश के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, ऐसा सोच के कुछ ना कुछ इंसान को करना चाहिए। जैसा कि शशि मैम ने बताया कि 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबके डिफाइंड वर्क थे। मीन्स ब्राह्मण को पढ़ाना है, क्षत्रिय को जो राजकाज का वर्क है वो दिया जाता था शासन चलाने के लिए। जो वैश्य होते थे वो व्यापार करते थे। जो शूद्र होते थे वो जो छोटे सेवा टाइप के वर्क होते थे वो किया जाता था। तो मतलब उसमें पहले से ही आने डिफाइंड। सेवा का काम नहीं था उनका। उनका काम मीन्स था वो नौकरी बनाना हाँ, और नहीं सेवा का भी उसमें वर्क था उनका कि हाँ, मीन्स घरों में जो हाँ हिंदू के हर सारी चीज़ें त्योहार होती में थी। चारों वर्गों को प्रॉपर काम वर्क में दिया। लाया जाता था। हाँ। चाहे जो भी त्योहार हो, कोई भी पूजा पाठ हो, हर जितने वर्ण थे सब उसमें सबके सम्मिलित लिए होते थे। डिफाइंड था। तो हाँ, वो चीज़ें जो पहले होती थी, अभी भी कई कई ऐसे लोग हैं। जैसे अगर हम देखें कि जो वैश्य लोग हैं वो अभी तक बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और जो इंडिया का एक अच्छा खासा वर्ग है और जो अर्थव्यवस्था का जो चल रहा है वो उनके ऊपर ही है। मीन्स वो लोग हाँ, अभी तक प्रॉपर अपने वर्क पे ही चल रहे हैं, उन्होंने अपना संभाल के रखा है। बट अगर हम देखें कि जो ब्राह्मणों का है और जो शूद्रों का है और जो क्षत्रिय है वो अपने जो पद था भटक गए। उसको छोड़कर वो कुछ और ही मीन्स सरकारी नौकरी या फिर कोई अच्छी जॉब मिल जाए या एमएनसी मिल जाए, इन सब के पीछे भागने लगे हैं। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा? मैं इसमें दो तीन विषय और जोड़ूंगा। जी। सतीश जी ने तो काफी अच्छे से सारे विषय को समझा ही दिया है और उन्हीं बातों को जोड़ते हुए जैसे आपने कहा, सबसे पहले ये समझिए कि थोड़ा सा मैं बियॉन्ड द लाइन जाऊंगा। जो आरक्षण की बात बार बार होती है हमारे देश में, हाँ। आरक्षित कर दिया जाए, तो अभी जो वर्तमान आरक्षण है, आप इस पूरे फैक्ट को समझिए। वर्तमान जो आरक्षण है वो केवल नौकरियों में है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आरक्षण जैसा तो कुछ है नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आरक्षण की जो भी बातचीत चल रही है, एससी का जो 24% रिजर्वेशन है वो कहाँ है? वो तो केवल और केवल, मैं क्षमा चाहता हूँ 24% बोल गया, 16%। वो तो केवल और केवल नौकरियों में है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का जो पूरा सेक्शन है, जो पूरा सेक्टर है, जो शशि जी ने कहा था, वो तो आज भी नॉन रिजर्व्ड है। वो तो आज भी अनारक्षित है। उसमें तो कोई आरक्षण जैसा कोई विषय नहीं है। तो अब आप इस पूरे विषय को समझिए कि नौकरियां हमारे पास, मैं फिर से कह रहा हूँ कि आरक्षण भी केवल सरकारी नौकरियों में। सरकारी नौकरियां 3 करोड़ और उसमें आरक्षण कितना, तो 16%। अब 3 करोड़ का आप 16% अगर ले भी लेती हैं तो 16 48 लाख। तो 48 लाख नौकरियां हैं एससी के लिए और पूरी पॉपुलेशन उनकी 24 करोड़।
48 लाख नौकरियों के पीछे 24 करोड़ लोग लगे हुए हैं। इस व्यवस्था को समझिए आप। तो मैं यहाँ आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं उस पूरी व्यवस्था का विरोध कर रहा हूं कि प्रति व्यक्ति भी अगर आप देखेंगी तो एक नौकरी के पीछे नहीं भी तो 10,000 लोग पागल हैं। सही बात। तो वो तो एक को ही मिलेगा ना, बाकी 9,999 ये जो पूरा जो भीड़ है, इसका क्या होगा? इसके लिए ना हमारी सरकारों के पास कोई व्यवस्था है, ना समाज के पास कोई चिंतन है। हमको करने की क्या आवश्यकता है? हमको समाज में एक प्रकार का जनजागरण लाना होगा। मुझे लगता है इसमें शिक्षा का भी बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। बच्चों को शुरू से ही स्वरोजगार कर सके ऐसी शिक्षा देनी चाहिए बच्चों को। बिल्कुल अगर स्टार्टिंग में उन्हें सिखाया जाए जिसमें उनका इंटरेस्ट है कि वो उसी रोजगार से जुड़ जाए। मीन्स अगर कोई पेंटिंग में है या फिर कोई इंजीनियरिंग में है, तो वो स्टार्टिंग से छोटे बच्चे जब रहते हैं तभी से उनको उस लाइन में अगर डाल दिया जाए तो शायद कुछ नई चीज़ें और नए आविष्कार यहाँ पर हो जाए। देखिए, आपकी जो पूरी शिक्षा है वो नौकरी आधारित है, वो स्वरोजगार आधारित नहीं है। पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। नहीं मिल पाएगी आजकल की शिक्षा से, नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। 35 वर्ष तो हमको केवल और केवल शिक्षा प्राप्त करने में लग जाते हैं। सही बात है। अभी तो पीएचडी और पीएचडी के आगे पीडीएफ की बात भी चल रही है देश में। अभी तो हमारे कई मित्र ऐसे हैं जो चार्टर अकाउंटेंसी की पढ़ाई करते हैं और 40 वर्ष तक तो तैयारी करते हैं चार्टर अकाउंटेंसी आराम से। सही बात। तो ये मतलब एक इतना बड़ा वो हो चुका है, हमारे ऊपर एक ऐसी व्यवस्था लाद दी गई है जिसको ना चाहते हुए हमको झेलना पड़ रहा है। सही बात। 30, 35, 40 साल तक तो युवा ही कहलाते हैं, जबकि पहले ये होता था कि इतनी उम्र में प्रौढ़ माने जाते, वो प्रौढ़ ही माने जाते। हाँ, और अब इस उम्र में सब शादी ब्याह करते हैं। अब 40-45 में जाके उनके पैर जमते हैं, बाकी वो रिसर्च ही करते रह जाते हैं। सबसे जरूरी है शिक्षा को बदलना, और इसी माध्यम से मैं सरकार को भी चाहूंगी वो इस बारे में सोचे कि बच्चों को जो ऐसी शिक्षा दी जाए ताकि वो नौकरियों के पीछे ना भागे, खुद से स्वरोजगार स्थापित करे, खुद भी करे। अब तो सरकारें भी उस विषय पे आ रही हैं। मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, एनएसडीसी जो सरकार का पूरा प्रोजेक्ट है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो कहता है कि हम जो है स्किल आपको सिखाएंगे। 3 महीने का कोर्स होता है और 3 महीने में फिर सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं। हमारी एक बार एनएसडीसी के एक अधिकारी से बातचीत हो रही थी। वो लोग बांस सिखाने की जो कला है पूरी, मतलब बांस से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाना वो लोग सिखा रहे थे, और उसमें वो उन लोगों को ज्वाइन करवा रहे थे या वो ट्रेनर थे जिनको बांस के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बांस की खेती हमारे यहाँ तो पूरी व्यवस्था रही है। आई थिंक जिस जगह तक पहुंचना चाहिए, ये सारी जो योजनाएं बन जाती हैं वो ऑनलाइन ही रह जाती है, लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। आई थिंक जो जिन लोगों को ज़रूरत है, जो गांव के लोग हैं, बांस वगैरह का जो प्रोजेक्ट है वो वहाँ पे गांव के जो विलेज के लोग होते हैं उनको प्रॉपर अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत कुछ अच्छा कर जाए, लेकिन आई थिंक उन लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। नहीं, यहाँ मैं सुजाता जी, मैं इसमें 2 बातें और जोड़ूंगा। वो लोग सेल्फ ट्रेंड हैं, ट्रेडिशनली दे आर ट्रेंड, but they don't have technology, they can't use technology because वहाँ पे जो है ना उनको पता है कि हाँ ये बांस है और ये सारी चीज़ें उसके प्रॉपर चीज़ें हैं, लेकिन जब तक उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी तब तक वो हाउ कैन दे यूज। मैं ये जोड़ूंगी कि उनको पता है बांस से ये बनता है, लेकिन जो हमारा जो समाज है ना, अब उन चीजों को खरीदता नहीं है, वो बना के करे क्या? ये भी ठीक है, सबके घर, लेकिन अब नए नए आविष्कार कर रहे हैं लोग। तो मिट्टी के बर्तन इतने अच्छे अच्छे बर्तन बनाए जाते थे जिसमें खाना बनता था तो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता था। अब आप कहीं भी नहीं देखेंगे वो चीज। तो आता तो है उन्हें, पर वो जो बनाते भी है ना तो लोग खरीदते नहीं है। तो ये अभियान चलाना पड़ेगा, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा कि जो हमारा अपना देश का बना हुआ चीज है उसको इस्तेमाल कीजिए, उसको यूज कीजिए, ताकि
हमारा उद्योग बढ़े, ना कि पश्चिमी सभ्यता का नकल करके ऊटपटांग के बर्तन सब ला के घर में सजाएं। अब जो क्रॉकरी जो बोन चाइना के बर्तन लोग लेते हैं, हड्डियों का बना कई हुआ लोगों को होता है। नहीं पता होगा कि बोन चाइना हड्डियों का बनता है। और एक्चुअली मुझे पता नहीं था, जब मुझे पता चला मैं तो अपने घर से सारे बर्तन निकाल के फेंक दी, जब ये पता चला कि हड्डी पे से बना हुआ चीज होता है। बताइए हमारे यहाँ कितना अशुद्ध मानते हैं इसे। अब उस चीज में आप खाना खा रहे हैं, भगवान को भोग लगा रहे हैं, जो चीज हमारे यहाँ मतलब हड्डी हड्डी मतलब अशुद्ध, उसको छूना ही भी कहते हैं पाप है। नहाओ, पहले तो कहते थे कि छू लिया तो नहाओ, लेकिन अब उसी में खाना बना के खाते हैं, उसी में खाते हैं। वो ये सब जागरूकता लानी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि आप जो बोन चाइना में खाते हो उससे अच्छा मिट्टी के बर्तन में खाओ। धीरेन्द्र कुछ बताएंगे? चुप है बहुत देर से। आप दोनों ने बहुत अच्छा बात कहा। देखिए बात क्या होता है मैम, हम लोगों के माइंड के अंदर में गलत थॉट डाल दिया जाता है कि अरे वो इंजीनियर है तो वो इंजीनियर ही बनेगा। इस सब से हट के हमें सोचना चाहिए। जैसे आप बोले कि हमारा संस्कृति जो था पहले का जमाना में मिट्टी के बर्तन, घड़ा के बर्तन यूज करते थे, कहीं ना कहीं हमारा संस्कृति विलुप्त होते जा रहा है। ये भी एक बेरोजगारी का मुख्य कारण है। बहुत बड़ा कारण है जी। हम स्मार्ट होने का सोचते हैं, लेकिन स्मार्ट छोटे छोटे सोच से ही आप स्मार्ट हो सकते हैं। आप खेती करके कर सकते हैं, अच्छे इनकम कमा सकते हैं, इससे भी बेरोजगारी दूर हो सकते हैं। आप दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। मत्स्य पालन है जो एक बहुत अच्छा मार्केटिंग है, अभी आप वो भी कर सकते हैं। ये भी है। इसके साथ साथ बहुत सारे खेती है, आप करिए इस चीज को तभी कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है ना इसको व्यवसाय के नजरिए से देखते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है। छोटे छोटे विचार से ही हम कुछ कर सकते हैं। जैसा कि अभी तक आप सभी लोगों ने बोला कि अगर हम बेरोजगारी को हटाने का प्रयास करें तो बेस्ट यूज़ माना जा सकता है कि बेस्ट यूज़ ये माना जा सकता है कि हम एम्प्लॉयमेंट के लिए सेल्फ जो रोज़गार की बात की जाती है, बिजनेस डेवलप करें खुद का और उसमें कुछ बेटर करें। लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए? जब तक आपके पास कुछ पैसे नहीं होंगे, फार्मिंग की बात की आपने, फार्मिंग के लिए लैंड होना चाहिए, ठीक है। मत्स्य पालन की बात की आपने, उसके लिए भी आपके पास जगह होनी चाहिए। उसमें अगर आप मत्स्य पालन कर रहे हैं तो फिशेस डालने के लिए आपको सीड्स उसके लेने पड़ेंगे। और उस पे हाँ मैं बताती हूँ। हमारा देश ऐसा था कि सबके पास लैंड था, सबके पास जमीन, क्योंकि कृषि पे आधारित थी, सबके पास सब कुछ था। कोई ऐसा वर्ग नहीं था जिसके पास ना हो। थोड़े बहुत जो बहुत अति वो आर्थिक स्तर से जो गिरा हुआ हो, उनकी बात अलग है। लेकिन अब क्या हो रहा है, शहरीकरण की वजह से सब अपने अपनी जमीनों को बेच रहे हैं, वहां से पलायन बेच के उनको फ्लैट चाहिए। तो अब फ्लैट अगर आपको चाहिए तो आप जमीन फिर सोचेंगे कि हमको खेती करनी है, तो कैसे पॉसिबल है? तो पहले तो आपको ये सोचना चाहिए कि इतना शहरीकरण जो गांव में हो रहा है उसको रोकें। जो किसान अपनी जमीनों को खो रहे हैं, जिनको ये लालच दिया जाता है कि आप जमीन बेचिए, हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, वहाँ फ्लैट बना के देंगे और आपको सारी सुविधाएं देंगे, शहर की तरह आपको सारी सुविधाएं देंगे। तो इस तरह का जो कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में डाला जा रहा है, ये एक तरह से उनको जहर दिया जा रहा है, जो उनका सारा सब कुछ छीन ले रहा है। शशि जी ने बिल्कुल सही कहा। मैं पूरी चर्चा को नौकरी बनाम स्वरोजगार ही रखना चाहता हूँ। ये जो पूरी चर्चा हमारी नौकरी बनाम स्वरोजगार केंद्रित रहे। तो जब आप ये कह रही हैं कि स्वरोजगार खड़ा करने के लिए पूंजी की आवश्यकता है, तो आप ये भी तुलना कीजिए कि एक नौकरी प्राप्त करने के लिए हम कितनी पूंजी लगा देते हैं। हाँ, हमको याद है जब हमने इंजीनियरिंग की तो हमारे घर से नहीं भी तो 4 वर्षों में 6 लाख रुपए तो खर्च हुए थे, अगर गणना की है तो। और तो मेरी सच बात है, अभी मेरी बेटी है
उसी को एडमिशन करवाना है तो उसके लिए 5 से 6 लाख रुपए का मुझे जरूरत पड़ेगी। माइंड, किसी का भी माइंड, आप उसके किसी को बाद कह भी सकते हो कि उसके बाद भी इंजीनियरिंग मत प्लेसमेंट करो प्राप्त नहीं और होता आ है। जाओ अपने पैसे लगा दो इसमें रोजगार में, कोई करेगा? हाँ, आप खुद का वो एग्जाम्पल लो कि आपने किया इंजीनियरिंग में, आज आप बता रहे हो। उस समय अगर आपको कोई कहता कि इंजीनियरिंग मत करो, पैसे लगा दो बिजनेस में, आप मैं करोगे? वही कह रहा हूँ, इसमें केवल समाज नहीं, शासन की व्यवस्थाएं दोषी हैं जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे ऊपर लाद दी गई। इसमें हम दोषी नहीं है, जो स्वतंत्रता के पश्चात हमारे ऊपर व्यवस्था लादी गई है, मैं इसको लादना ही कहूंगा, जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि देखिए, चीज़ें होती हैं जो फैमिली बैकग्राउंड होता है, और जैसे हमारी फैमिली है, अगर मुझे किसी ने गाइड किया, ठीक है, मैं जब अपने फेज में थी, जब मैं स्टडी कर रही थी, तब की मैं बात बता रही हूँ। तब जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड था, मैंने उसको देखा, और मैंने जो एजुकेशन किया है, अपनी जो पढ़ाई की, मैंने क्या किया था, मैंने जॉब किया और जॉब के साथ अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। मतलब आपके ऊपर जो फैमिली का बैकग्राउंड है, आप उसको देख रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, क्या चीज़ें आ रही हैं सामने, उसको ध्यान में रखते हुए आप अगर डिसाइड करते हो तो चीज़ें दूसरी होती हैं, ठीक है। आप ये सोचोगे कि बस जो मेरे ड्रीम्स हैं वो ट्रू हो जाए, मुझे अगर इतना पैसा लगाना है मैं अपनी स्टडी में लगा दूंगा और मेरे जो ड्रीम्स हैं वो ट्रू हो जाएंगे, तो वो चीज़ें ना पहले पॉसिबल थी और ना आज पॉसिबल है। जब तक आप सेल्फ डिसीजन नहीं लेते हो किसी भी चीज़ में, एजुकेशन से लेके बिजनेस में। एजुकेशन ही सबसे जरूरी है, जो हमें एजुकेशन दिया जा रहा है स्कूलों में, कॉलेजों में, वही वही सबसे गड़बड़ी वहीं पर है। हाँ, वही चीज़ कह रही हूँ ना, वो सबसे मेन चीज़ तो उन्होंने उसको बिजनेस बना दिया है। जो पढ़ाई आप 6 लाख में कर रहे हो, क्या वो 6 लाख के बराबर है? वही 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 विषय है। गुरुकुल जैसे हुआ करता था, हर वर्ण के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उनको उनकी तरह, और जो शिक्षक होते थे उस समय, उन्हें हर शस्त्र चलाना भी आता था, उन्हें कृषि करना भी आता था, उन्हें कुछ बनाना भी आता था, और उसी हिसाब से वो सभी बच्चों को भी पढ़ाते थे। तो बच्चों को अष्टक चलाना भी आता था, शास्त्र भी पढ़ना आता था। लेकिन आज के बच्चों को कुछ भी नहीं आता है। चाइना में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, अरे जिससे उसका कोई मतलब ही नहीं, वो सब पढ़ा के बच्चों को दिमाग में क्या डाल रहे हो। जब बच्चा बड़ा होगा तो चाइना अमेरिका तो खुद ही पढ़ लेगा। उसको जरूरी ये है कि अपने देश में क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, हमारे देश में को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, आप अपने परिवार को कैसे पाल सकते हैं, वो पहले शिक्षा दी जाए। और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वो तो पढ़ के खुद ही जान लेगा कि विश्व में और क्या सकता है, नहीं है। मेरे ख्याल से आजकल की जो शिक्षा है, उसका जो मिशन बना दिया गया है कि चीज़ों को आसान 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 और भी आसान कर दो। ये चीज़ें बच्चों के माइंड में घुसा दी गई हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी चीज़ को पढ़ा क्यों जाए। उसको अगर आप देखो कि पढ़ाई की भी बात की जाए तो वो पढ़ाई कम ही करते हैं, रट लेते हैं, क्वेश्चंस के आंसर रट लिए और उसको लिख के चले आए। तो मतलब चीज़ें आसान करने के चक्कर में जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जो हमें सीखना चाहिए, सब कुछ मिट्टी में जा रहा है आजकल। कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो हमको ये आग्रह करना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं, ये निःशुल्क हों। इस पे तो कम से कम एक कॉर्पोरेट का कब्जा ना हो। आई थिंक शिक्षा, जो प्राइवेट सेक्टर है उसको यही रिमूव कर देना चाहिए। अब और सरकारी में गुणवत्ता नहीं है, समस्या तो वहीं आ रही है। तभी आएगी ना जब प्राइवेट हट जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और तो इसके लिए आग्रह पूर्वक हमको अपने विषय को रखना चाहिए समाज के बीच में। आज इस चैनल के माध्यम से आप सभी लोग, मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को ही संबोधित करना चाहूँगी यहाँ से। आप लोग क्या ऐसा अपील करना चाहते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी को शिक्षा को लेकर? मैं उनको यही कहना चाहूँगी इस माध्यम से कि अब जो अगला पीढ़ी आ रहा है, जो भी बच्चे को शिक्षा दी जा रही, सबसे पहले आप शिक्षा में बदलाव कीजिए।
उन्हें शुरू से ही सिखाइए, जो कि बच्चा जिस चीज में रुचि रखता हो, उस रुचि के हिसाब से उस बच्चे की आगे की पढ़ाई ऐसा हो कि वो कर सके, माँ बाप पे भी बर्डन ना पड़े और आराम से वो बच्चा भी पढ़ ले, आगे चल के अपने मन मुताबिक व्यवसाय करना चाहे, जॉब करना चाहे, जो भी करना चाहे वो उसकी रुचि के हिसाब से। तो सबसे पहला शिक्षा में बदलाव बहुत जरूरी है। संजीव जी। शिक्षा स्वरोजगार केंद्रित हो और शिक्षा निःशुल्क हो। मैं बस इतना ही। धीरज। हम इतना ही कहेंगे कि शिक्षा के साथ साथ स्किल्स होना जरूरी है। स्किल्स के बिना हम कोई भी चीज कर नहीं सकते। इस पर हमें सरकार को कुछ कार्य करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। बिना इसके बिना हम कुछ भी संभव नहीं है। तभी कुछ एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सकता है एवं एक अच्छे समाज में परिवर्तन की भावना आ सकती है। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल में आए और आपने अपने व्यूज़ दिए और इतना अच्छा निष्कर्ष यहाँ पर निकला है। मैं जन मीडिया टीवी से सुजाता मिश्रा आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और मेरी प्रधानमंत्री जी को अपील है कि आप सभी लोगों की बातें सुने और मैं यही चाहूँगी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल्स होते हैं उसमें प्रॉपर पढ़ाई होनी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को हटा ही देना चाहिए, हर जगह गवर्नमेंट के स्कूल हो और स्किल्स प्रोवाइड कर सके ऐसे स्कूल तो सरकार का हस्तक्षेप हो उसमें। क्या सॉरी सरकार का हस्तक्षेप हो, अगर प्राइवेट स्कूल भी है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करे, ज्यादा फीस ना हो, बच्चों को सामान्य रूप से पढ़ाया जाए। बुक्स जो है सरकार निर्धारित करे। बुक्स, हाँ बहुत ही मेन चीज़ है। जो बुक्स आ रहे हैं वो सभी जगह एक ही होने चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट में अलग है और प्राइवेट में कोई अलग ही चीज़ आ रही है। तो बहुत ज़रूरी है कि जो हर साल स्कूल का सिलेबस बदल जाता है। अगर बच्चे भाई बहन है तो वो एक दूसरे का किताब शेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो सिलेबस ही चेंज कर और देते हैं। इसकी वजह से कितने सारी बुक्स हर साल बर्बाद हो जाती है। गवर्नमेंट को इसके ऊपर भी सोचना चाहिए कि आप चाहें तो जो बुक्स हैं उसको ऐसा कर दें कि हर जगह एक ही बुक्स हो और इतनी जल्दी बदलने की ज़रूरत भी नहीं होती है कि बुक्स को हर साल चेंज किया जाए। ये तो बिजनेस करने को ही देखा जाएगा कि बिजनेस बढ़ाने की होड़ लगी हुई है सभी स्कूलों में। तो प्रधानमंत्री जी को यही अपील है कि वो इन सभी चीज़ों में डायरेक्ट हस्तक्षेप करना चाहिए और लोगों की इस अपील को ज़रूर सुने। धन्यवाद। धन्यवाद।